हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाकर अपलोड करी हुई हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2013 बताती है कि जो कंपनीज हैं उनको हमने 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। अभी पहली है पब्लिक कंपनी, दूसरी है प्राइवेट कंपनी और लास्ट है आपकी 1 पर्सन कंपनी। तो मैंने आपको दिखाया है कि जब भी किसी पर्सन को एक कंपनी ओपन करनी होती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आरओसी के पास वो रजिस्टर करवाता है अपने आप को। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है आपका इनकॉर्पोरेशन या कैसे कंपनी फॉर्म होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि कंपनी क्या होती है, एमओए और एओए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई है। और वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आपके पेपर्स की बात आती है। तो पहला हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी कि जो शेयर का ट्रांसफ़र है वो कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में इजी नहीं होता है। आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं जब बात शेयर के ट्रांसफ़र की आती है। तो दूसरा बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी पब्लिकली अपने शेयर को इशू नहीं करेगी, यानी कि पब्लिक इनविटेशन नहीं होगा। पब्लिक को आप कभी भी शेयर एप्लीकेशन के लिए नहीं इनवाइट करेंगे। दूसरा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। जो प्राइवेट कंपनी की लिमिट है मेंबर्स की वो 200 है, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के केस में ये वाली जो 200 वाली लिमिट है इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर आप 200 से कम रख सकते हैं। दूसरा जो प्राइवेट कंपनी है, यहीं पे मैंने आपको बता दिया है कि 2 तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है, एक 1 पर्सन कंपनी जिसको हम आगे पढ़ेंगे और दूसरी अदर्स। अब नीचे लिखा है वेयर 2 or more person holds 1 or more share in a company jointly they shall for the purpose of this clause be treated as single member। अब यहाँ पर जो भी एक या एक से ज़्यादा, मान लीजिए कि आपने किसी भी कंपनी में आपको शेयर खरीदना था, जो शेयर की वैल्यू थी वो थी आपकी 1000 रुपीज़। तो मान लीजिए कि शेयर की वैल्यू आपके पास थी, उस कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपीज़। अब इस केस में मेरे पास पूरे 1000 रुपीज़ नहीं थे, तो मैंने क्या करा, किसी और को बोला, अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को कहा कि आधा आप दे दो और आधा मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मेंबर्स हो गए, एक तो जिसने 500 रुपये दिए, दूसरा उसने भी 500 रुपये दिए। तो यहाँ पर 2 मेंबर्स ने मिलके एक शेयर लिया है, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने होंगे, यहाँ पे शेयर होल्डर एक ही माना जाएगा, क्योंकि आपने एक ही शेयर खरीदा है। वो आपकी आपस की बात है कि आपने मिलके खरीदा है, कैसे खरीदा है, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर एक ही माना जाएगा। Provides further that a person who are in employment of company, a person having been formerly in employment। अब यहाँ पर अगर कोई कंपनी में काम करने वाला इंसान था, वो पहले वहाँ काम करता था, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया, तो वो फिर इंक्लूडेड मेंबर्स में नहीं होगा, मतलब कि आपको उसको मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो हमेशा अपने आगे पीवीटी लिमिटेड यानी कि प्राइवेट लिमिटेड नाम का इस्तेमाल करेंगी। अब आती है हमारी पब्लिक कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में डिफाइंड है। पब्लिक कंपनी है वो सारी कंपनियां जो प्राइवेट नहीं हैं, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर नहीं आती हैं वो सारी ही पब्लिक कंपनी है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करा जाता है प्राइवेट कंपनी के केसेस में, वैसे ही लिमिटेड इस्तेमाल करा जाता है पब्लिक कंपनी के केस में। यहाँ पर शेयर ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी ऑफ एन कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी। डीम्ड मतलब कि मान लिया जाएगा कि वो भी एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब तीसरी हमारे पास आती है 1 पर्सन कंपनी।
1 पर्सन कंपनी अपने नाम से ही अपने आप को क्लैरिफाई करती है कि जो भी मेंबर होगा वो सिर्फ एक ही होगा, एक ही मेंबर का इस्तेमाल करा जाएगा इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ये भी एक प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी कि इसमें भी सारी प्राइवेट कंपनी के एलिमेंट, सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी की इस्तेमाल करी जाएगी। जो इट इज़ एन कंपनीज रिप्लेसमेंट फॉर सोल एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर्स जो हमारे होते हैं, जो अकेले बिजनेस करते हैं, अगर आप उनको अपने बिजनेस को बड़ा करना है और कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंपनीज एक्ट ने 1 पर्सन कंपनी को निकाला था, जिसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स 1 ही रहते हैं। मतलब आप अकेले भी अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी 3 बेसिक कंपनी जो उस कंपनी एक्ट के अंडर डिफाइंड है, लेकिन इसके अंदर और भी सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि हमने अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंपनीज के टाइप को डिफाइन करा है। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। तो पहली है हमारी रॉयल और चार्टर्ड कंपनी। ये वो कंपनीज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इंग्लैंड में फॉर्म होती हैं, जैसे कि जहाँ पर राजा या रानी का राज होगा वहाँ पर ये सारी कंपनीज फॉर्म्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो कंपनीज हैं ये सारी जब भी किसी कंट्री के किंग या क्वीन फॉर्म करेंगे तो उनको चार्टर्ड या रॉयल कंपनी कहा जाएगा। दूसरी आती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज हमेशा फॉर्म करी जाएंगी अलग से पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन निकाल के, मतलब आप अलग से एक बिल पास करेंगे तब जाकर आप इन कंपनीज को फॉर्म कर सकते हैं। ये जो कंपनी है ये क्यों बनाई जाती है, जो भी हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का बिजनेस है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी ऐसी कंपनी हैं जो हमारे कंट्री के लिए यूजफुल हैं, इसीलिए इनको फॉर्म करा गया है और इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी वो सारी कंपनीज होंगी जो भी हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर हैं या उससे पहले किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी। रजिस्टर्ड कंपनीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू OPC, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर कौन आती हैं, हमारी 3 कंपनीज जो हमने बेसिक कंपनी सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ी हैं। दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हमने पहले पढ़ा इनकॉर्पोरेशन, बनने के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारी लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो इसमें पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जहाँ पर जो कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जितना वैल्यू ऑफ शेयर उन्होंने एक्वायर किया है कंपनी में। यानी कि अगर आप 10 लाख के शेयर खरीदते हैं तो अगर कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन आती है तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही आपके जाने वाले हैं। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज। तो अगर गारंटी आपने किसी की ली है कि कंपनी अगर डूबती है तो मैं इतने अमाउंट तक पे करूंगा, तो आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने होंगे जितनी कि आपने गारंटी ली है। इसी में हमारी नेक्स्ट आती हैं अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज मतलब कि जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर वाइंड अप की सिचुएशन आती है तो आपको अपनी पर्सनल एसेट भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के बेसिस में कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहला है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर आती हैं और जहां पर हमारी गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। जो भी कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करे, स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करे या दोनों के दोनों पार्शियली हेल्ड करें, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। फिर आती है हमारी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी जो कि सेक्शन 246 और 287 डिफाइन करता है। पहला तो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है, जो कि कंट्रोल कर रही है हमारी सब्सिडरी कंपनी को, और सब्सिडरी कंपनी कौन है, जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है। इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर एक ए कंपनी बी को सब्सिडरी कंपनी बनाती है तो जो भी डिसीजंस ए कंपनी लेगी वो पूरे के पूरे डिसीजन एज इट इज बी पे अप्लाई होंगे। दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया है, उसके बेसिस पे कैसे आप अपनी कंपनी को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उसके टाइप्स निकाल सकते हैं। तो पहला है हमारा इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी।
तो जिस भी कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में होगा, विद इन द कंट्री होगा, वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो हम इंडियन कंपनी कहेंगे। अगर किसी और कंट्री की बात है तो वहाँ का, जैसे अमेरिका की बात है तो अमेरिकन कंपनी हो जाएगी। तो बेसिकली आप इसको डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट करी जाएगी वहाँ की वो कंपनी होगी। ठीक है। दूसरी आती है फॉरेन कंपनी, यानी कि मेरी डोमेस्टिक एरिया को छोड़कर अगर बाहर की कोई कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड हुई है, जहाँ भी, जैसे इंडिया में अपना डोमेस्टिक मान रही हूँ, तो इंडिया से बाहर जितनी भी कंपनी है वो सारी फॉरेन कंपनी कहलाएंगी। ओके, अब आते हैं हम लीगैलिटी के बेसिस पे कि कैसे लीगैलिटी के बेसिस पे डिफरेंट होता है। तो पहला तो है लीगल कंपनी, जो भी कंपनीज एक्ट या प्रीवियस एक्ट्स के अंदर फॉर्म करी गई है वो है लीगल कंपनी, यानी कि वो कोई लीगल काम कर रही हैं। दूसरी आती है इलीगल कंपनी। इलीगल से आप समझ ही रहे होंगे कि जो एक्ट के अंदर फॉर्म नहीं करी गई है और वो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में लीगल नहीं है, तो ये सारी कंपनी इलीगल कंपनी कहलाएंगी। मैंने आपको इतने सारे टाइप समझाए हैं कंपनी के कि कितनी कितनी अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इनको लिख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इनको एक्सप्लेन करके और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। वैसे तो इनफ होगा इतना अगर आप लिख देंगे तो। और शॉर्ट आंसर आता है तो उसमें भी आप इनको एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये था पूरा टाइप्स ऑफ कंपनी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।